नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र के द्वितीय अध्याय मानव संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है और मानव को जब और अधिक उत्पादक बनाया जाता है, किसी भी देश के विकास और उसकी आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए मनुष्य भी एक संसाधन है। जितना अच्छा वह उत्पादक करेगा, वह उतना बेहतर संसाधन कहलाएगा। किसी भी देश के उत्पादन के साधनों में मानव संसाधन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि मानव शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, वह सामान्य से अधिक उत्पादन करता है। इसको हम रोज अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं वे कम मजदूरी पर कार्य करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अधिक मजदूरी पर कार्य करते हैं, जो उससे ज्यादा प्रशिक्षित हैं वो उससे ज्यादा मजदूरी पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। मानव पूंजी भी उसी प्रकार से एकत्रित की जा सकती है जैसे हम दूसरी चीजें एकत्रित कर सकते हैं। जैसे किसान खेती के लिए ट्रैक्टर लाते हैं, थ्रेसर लाते हैं, कल्टीवेटर लाते हैं, दूसरी चीजें लाते हैं, वह कृषि के लिए एक संसाधन है। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमने कृषि में संसाधनों का, नए बीजों का, नए खादों का प्रयोग किया तो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हम एक मनुष्य को प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करता है, ज्यादा बेहतर तरीके से उत्पादन करता है और इसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक अध्यापक है और एक इंजीनियर है तथा एक टेलर मास्टर है। ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में प्रशिक्षित होने के कारण ही अच्छा धन कमा रहे हैं तथा अपना जीवन भी बेहतर तरीके से जी रहे हैं। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि है या पूंजी है या साहस है, इन सब का बेहतर प्रयोग करती है। बिना मानव पूंजी के ये संसाधन स्वयं में कोई कार्य नहीं करते, इसलिए मानव पूंजी अन्य पूंजियों से बेहतर है। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे और अधिक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जैसे यह एक कहानी है, विलास और शकल जो एक ही गांव सेमापुर के रहने वाले थे। दोनों की उम्र लगभग एक ही थी। शकल जिसकी माता का नाम शीला था और पिता का नाम बूटा सिंह। बूटा सिंह अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसको विद्यालय में एडमिशन करा दिया। शकल ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उसके पिताजी ने शकल को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाया। कंप्यूटर में प्रशिक्षित होकर शकल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसका जीवन अच्छी तरह चलने लगा, उसको अधिक आय होने लगी। दूसरी ओर जो उसका दोस्त है विलास, उसके पिताजी बचपन में गुजर गए। वह अपनी माँ के साथ कार्य करता था, अपने छोटे भाई बहनों को संभालता था। कुछ समय के बाद उसके पैरों में कुछ कमी आ गई और जिसके कारण वह बीमार रहने लगा। विलास की माँ गाँव के प्रधान के तालाब से मछलियां खरीद कर बाजार में बेचती थी और इस प्रकार से उसे मुश्किल से 150 रुपए के आसपास मिलते थे, जिससे मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। और कुछ समय के बाद विलास भी अपनी माँ के कार्य में ही हाथ बटाने लगा और वही अपना जीवन यापन करने लगा। ये दोनों बच्चे एक ही गांव के थे और इनमें एक ही अंतर आया कि शकल को अच्छी शिक्षा प्रदान करा के उसमें मानव पूंजी का विकास किया गया और विलास को शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए वह अप्रशिक्षित रह गया और उसके पास रोजगार का कोई दूसरा बड़ा साधन नहीं रहा। इस प्रकार से जो लोग अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और दूसरी सुविधाओं पर ध्यान देते हैं वे आगे चलकर अधिक उत्पादन करते हैं और उनका जीवन अच्छा होता है। लेकिन जो लोग किन्हीं कारणों से अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते या दूसरी सुविधाओं से वंचित रहते हैं बच्चे, तो वे अधिक उत्पादक नहीं हो पाते और धन के अभाव में ही जीवन यापन करते हैं। आपने जापान का नाम सुना होगा, एक बहुत छोटा सा देश है जहाँ पर के बहुत कम संसाधन हैं, अर्थात जहाँ पर कोयला, लोहा, खाद्यान्न वस्तुएं बहुत कम मात्रा में पैदा होती है, लेकिन फिर भी वह विश्व का विकसित देश है क्योंकि जापान ने अपने लोगों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, जिससे जापान के लोग नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करते रहते हैं और दूसरे देशों से संसाधन अर्थात लोहा, कोयला आदि चीजें मंगाकर अपने देश में बेहतर वस्तुएं बनाते हैं जिससे अधिक दाम मिलते हैं और जापान को इससे अधिक धन प्राप्त होता है और वहां के नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा रहता है। हम जितने भी आर्थिक कार्य अर्थात जिनसे पैसा आता है उन कार्यों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जो भूमि पर हमें
प्राकृतिक रूप से निःशुल्क मिलता है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और उत्खनन शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण अर्थात कृषि से प्राप्त करके सामग्री उनका निर्माण करने वाले अर्थात उद्योगों को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश कार्य वही होते हैं जिसमें कोई उत्पादन होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे व्यापार है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इन क्षेत्रों के क्रियाकलापों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। इन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, बाजार की क्रियाएं और गैर बाजार। जिन क्रियाओं के करने से हमें वेतन या पारिश्रमिक या भुगतान होता है, उन कार्यों को हम बाजारिक क्रियाएं कहते हैं। गैर बाजारिक क्रियाएं का अभिप्राय है जो अपने उपभोग के लिए उत्पन्न की जाती हैं, जिन्हें हम बाजार में नहीं बेचते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, उसकी साक्षरता और उसकी जीवन प्रत्याशा अर्थात उसकी कितनी लंबी आयु है और वो कितना स्वस्थ है, उसके पास कितना कार्य करने का कौशल है, इस बात पर निर्भर करती है, क्योंकि इससे देश की समृद्धि दर निर्धारित हो। इसीलिए कहा जाता है कि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्तियां हो। इसमें प्रथम बिंदु है शिक्षा। इस कहानी में सुन ही चुके हैं कि सकल ने शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को किस प्रकार से बदल दिया। दूसरी ओर शिक्षा न होने के कारण विलास का जीवन किस प्रकार से रहा, इसको आप तुलना कर सकते हैं। इसी कारण से प्रत्येक देश में शिक्षा पर जोर दिया जाता है। आज हमारे देश में भी शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, गांव-गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे शिक्षित हो सकें और वे अपना जीवन और देश का विकास कर सकें। क्योंकि व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। तभी वह एक अच्छा नागरिक बनेगा। यह आलेख भारत में साक्षरता दर को दिखाता है। 1951 में सर्वे किया गया, उसके बाद 1961 में किया गया, 1971 में, 81 में, 91 में, 2001 और 2011 में। एनविस सेंटर ऑन पॉपुलेशन आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में किया गया। यहाँ आप इस आलेख में 3 स्तंभ देखेंगे। पहला जो स्तंभ है वह कुल साक्षरता दर को दर्शाता है, दूसरा पुरुष साक्षरता दर को और तीसरा महिला साक्षरता दर। आप सोचेंगे कि कुल साक्षरता दर कम है, पुरुष साक्षरता दर अधिक है, लेकिन जब हम कुल साक्षरता दर देखते हैं तो उसमें हमें पुरुष साक्षरता दर और स्त्री साक्षरता दर को दोनों के योग को मिलाकर औसत निकालना पड़ता है, इसलिए वह कुल साक्षरता दर कम दिखाई दे रही है। प्रत्येक साल में आप देखेंगे, यहाँ पर 61 में आप देखेंगे कुल साक्षरता दर कम है और पुरुष साक्षरता दर। इसी प्रकार से देखते हम जाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि स्त्री साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर बढ़ रही है। 2001 में आकर आपको लगेगा कि पुरुषों की साक्षरता दर के साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता दर भी तेजी से बढ़ रही है, और 2011 में भी आप देखेंगे कि स्त्री और पुरुषों की साक्षरता दर तेजी से बढ़ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से लगातार हमारी साक्षरता दर बढ़ रही है। इस आलेख का अध्ययन करने से निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस आलेख से मिलेगा, इससे आप जानें। हमारे देश में 1951 से 2011 तक साक्षरता प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, जो 2011 में 74%। साक्षरता दर प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि उसके लिए बहुत जरूरी है कि वह साक्षर और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। हमारे देश में गाँव में ही नहीं बल्कि शहरों में साक्षरता दर कम है। इसके लिए गाँव-गाँव में विद्यालय खोले जा रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए भी विद्यालय खोले जा रहे हैं। सरकार शिक्षित करने के लिए कई अभियान चला रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोपहर का भोजन दिया जा रहा है और किताबें, वेशभूषा आदि सभी सरकार की तरफ से मुफ्त दी जा रही है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जब लोग बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं, इसे ड्रॉप आउट कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं वो कक्षा 12 तक जाते जाते बहुत कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। जो कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते बहुत लोग छोड़ देते हैं। इस प्रकार की जो ड्रॉप आउट की समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस सारणी में आप देखेंगे कि 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या 750 थी, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी, विद्यार्थी कितने पढ़ते थे 2,63,000 और शिक्षक
यूनिवर्सिटी और कॉलेज कितने थे? 24,000। परंतु 2016-17 तक आते आते हमारे यहाँ पर महाविद्यालयों की संख्या 42,338 हो गई और विश्वविद्यालयों की 795 और विद्यार्थियों की संख्या 2,94,27,158 तथा शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों की संख्या हमारे पास 14,70,190 हो गई। इसका अर्थ यह है कि हम दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम बना रहे हैं। मानव पूंजी के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म लाभ कमाना चाहती है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी या सरकार ऐसे लोगों को रोजगार देगी जिनका स्वास्थ्य खराब है? नहीं देगी। वह ऐसे लोगों को रोजगार देगी जो स्वस्थ हों और अधिक उत्पादन कर सकें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और स्वस्थ रहें। उसमें हमारा खान पान, रहन सहन और हमारे आसपास की क्रियाएं ऐसी रहें जिससे कि हम कभी भी अस्वस्थ न हो। तभी हम अच्छा मानव पूंजी बन सकते हैं। इसीलिए हमारी सरकारों के द्वारा गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं या एनएम सेंटर खोले जा रहे हैं या डॉक्टरों को भेजा जा रहा है तथा उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जीवन जीने की उम्र। हमारे देश में जो पहले एक सामान्य व्यक्ति का जीवन बहुत कम आयु का माना जाता था, वह 2014 में उसकी आयु 68 वर्ष मानी जानी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमारे यहाँ पर औसत आयु व्यक्ति की 68 वर्ष। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? अर्थात प्रत्येक 1000 बच्चों के जन्म लेने के बाद उनमें से कितने बच्चे मरते हैं, उसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसी प्रकार से जन्म दर भी होती है कि प्रत्येक 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चे जीवित रहते हैं, उसे जन्म दर कहते हैं। यदि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो हमारे यहाँ पर जन्म दर भी अच्छी होगी और मृत्यु दर कम होगी। आने वाली पीढ़ी के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और बेहतर जीवन जी पाएंगे। ये एक सारणी है जो इन वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाले परिवर्तनों के बारे में बता रही है। देखिए यहाँ एच हेल्थ सेंटर, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले 2013 में कितने थे? 1,81,139। 14 में 1,82,709, 15 में 1,84,359, 16 में 1,85,933, 17 में 1,87,505। इस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रही है। उसी प्रकार कितने औषधालय हैं, अस्पताल कितने हैं, वह संख्या भी आप देख सकते हैं। कितने वहां पर बिस्तर हैं, सरकारी अस्पतालों में कितने बिस्तर हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बढ़ोतरी हो रही है अब प्रत्येक वर्ष। और भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत जितने डॉक्टर हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष बनते हैं, वो कितने डॉक्टर हैं। नर्सिंग कर्मी भी हमारे यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे रोजगार न मिले, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। वे ही लोग बेरोजगार कहे जा सकते हैं जिनको हम श्रम जनसंख्या में शामिल करते हैं। हमारे देश में श्रम जनसंख्या में उनको शामिल किया जाता है जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 15 वर्ष से छोटे बच्चों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको हम सक्रिय श्रम बल नहीं मानते। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग प्रकार की बेरोजगारी है, जैसे मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, और नगरीय क्षेत्रों में दूसरे प्रकार की बेरोजगारी है, जैसा शिक्षित बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब किसान खेत में काम करता है तो आप देखते हैं कभी तो उसके पास बहुत काम होता है और कभी उसके पास कतई काम नहीं होता। तो जिस समय उसके पास काम नहीं होता उस समय को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात कृषि में मौसम के अनुसार रोजगार उत्पन्न होते हैं और रोजगार खत्म हो जाते हैं। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपने अक्सर देखा होगा कि खेती अधिक हो या कम, परिवार के सभी लोग उसी में लगे रहते हैं। हमने देखा है कि यदि कम लोग कार्य करें तब भी वह खेत उतना ही उत्पादन करता है और यदि सारे परिवार के लोग लगे हैं तब भी वह खेत उतना ही उत्पादन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 3 लोगों के कार्य करने से 5 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, 6 लोगों के कार्य करने से भी 5 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ जो बाद के 3 लोग हैं वह अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में मैट्रिक, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक घूम रहे हैं
और उनको उनकी डिग्री के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बेरोजगारी को ही हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। कई क्षेत्रों में तो हमें कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, इतनी शिक्षित लोग नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास इतने शिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बेरोजगार के कारण देश की जनशक्ति के संसाधनों की बर्बादी होती है और ये निराश होते हैं, हताश होते हैं, परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है और एक किस्म से आर्थिक बोझ हो जाते हैं देश के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये कार्य तो कर नहीं रहे होते हैं और जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं की आय के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इस प्रकार से ये एक किस्म से आर्थिक बोझ हो जाते हैं। देश में मंदी जैसी स्थिति भी इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। कारण क्योंकि इनके पास कोई खरीदने की क्षमता नहीं होती, इनकी जेब में पैसा नहीं होता, ये कुछ खरीद नहीं पाते। यदि इनके पास काम होगा, इनके पास पैसे होंगे तो ये मार्केट से सामान खरीदेंगे तो उत्पादन होगा, विकास होगा और देश में और रोजगार उत्पन्न होंगे। एक गांव की कहानी है जिसमें अनेक परिवार रहते थे, जैसा कि अक्सर हम लोगों के गांव में रहते हैं, और उनमें से प्रत्येक परिवार अपने यहाँ पर फसल उत्पन्न करता था, उसी से खाता पीता और अपने कपड़े पहनना, शिक्षा लेना और दूसरे कार्य कर लेता था। उन्हीं के बीच से एक परिवार ने अपने बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा। वह कृषि इंजीनियर बनकर लौटा और उसने अपने गांव में आकर कृषि में नए नए प्रयोग करने शुरू किए। इस कारण से उसकी खेती उपज में वृद्धि होने लगी तो उसके पास आमदनी के स्रोत बढ़ने लगे, जिससे उसका जीवन स्तर ऊंचा होने लगा। इस बात को देखते हुए गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सरपंच से कहा कि गांव में विद्यालय खोला जाना चाहिए। कुछ समय के बाद गांव के एक परिवार ने अपनी बेटी को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया, जिस कारण से वह गांव के लोगों के कपड़े सिलने लगी और उसे आमदनी होने लगी। इस बात को देखकर दूसरे लोग भी अन्य दूसरे कार्य करने के लिए और उनका प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित हुए और इस छोटे से गांव में उच्च शिक्षा प्राप्त करके कई लोग इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, वकील और दूसरे उच्च कार्य करने लगे। इन सब जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी का निर्माण करने से देश का तो विकास होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य का अपना विकास, अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपने आसपास के लोगों का विकास भी होता है। इसलिए मानव पूंजी एक बेहतर संसाधन। संभवतः यह अध्याय आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।